हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो है फंडामेंटल राइट के तहत हमारा जो आर्टिकल नंबर 17 है वो हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 17 में ये चीज़ बोला गया है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। मूल लेख में इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है कि अस्पृश्यता का जो है वो अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में जो परिवर्तन होगा वह क्या होगा, एक अपराध होगा। यानी कानून के अनुसार यह क्या है, दंडनीय अपराध है। जैसे देखिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में लिखा भी है कि छुआछूत जो है वो प्रतिबंधित है। एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि छुआछूत को संविधान के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। इसके तहत जाति सूचक शब्दों पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। सार्वजनिक पर प्रवेश को जो है वह क्या करना है, ये प्रतिबंधित नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, सार्वजनिक जगह पर प्रवेश को, जैसे मान लीजिए कि मंदिर, मस्जिद या किसी भी जगह पर ऐसा नहीं हो सकता कि उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सके। ठीक है, वहां पर भी उनके साथ छुआछूत नहीं करना है। फिर देखिए, उनको किसी भी सेवा से जो है वंचित नहीं रखा जाएगा छुआछूत के आधार पर। फिर देखिए, छुआछूत और उससे उत्पन्न भेदभाव जो है दंडनीय अपराध है। विधि का निर्माण इसके लिए किया जाएगा। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी विधि है, याद रखिएगा। छुआछूत प्रतिबद्ध अधिनियम 1955 है। फिर उसके बाद 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, इन सब के अतिरिक्त एक और है अधिनियम, जिसको कि क्या बोलते हैं, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, ये तीनों अधिनियम याद रखिएगा, जो कि बेसिकली किससे बनाए गए हैं, छुआछूत से रिलेटेड हैं। देखिए, छुआछूत को अगर उदाहरण से समझे तो मान लीजिए कि एक गांव है। ठीक है, एक गांव में क्या होता है, एक दलित व्यक्ति रहता है और उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए मंदिर में, उसको चाहिए क्या, मंदिर में प्रवेश चाहिए। ठीक है, उसको क्या चाहिए, मंदिर में प्रवेश चाहिए। अब देखिए, कुछ लोग क्या कहकर रोकते हैं कि नहीं, तुम मत जाओ। क्या बोलेंगे, तुम मत जाओ, क्योंकि तुम क्या हो, एक अछूत हो, तुम नीची जाति के हो, ऐसा उसको बोल के रोकेंगे मंदिर में जाने से। तो ये चीज क्या होगा, आर्टिकल नंबर 17 के अंतर्गत ये इलीगल है, अवैध है। ठीक है, ऐसा करने वाले व्यक्ति को कानून के अनुसार सजा हो सकती है। देखिए, यहाँ पर लिखा है उपाधियों पर प्रतिबंध। ठीक है, ये किसमें है, ये आर्टिकल नंबर 18 में है, जिसके तहत ये बोला गया है कि विशेषाधिकारों का जो है वो अंत होगा, यानी कि उपाधियों पर प्रतिबंध होगा। इसमें बेसिकली 4 मूल बातें बोली गई हैं, जिसमें कि पहला है कि राज्य के द्वारा उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। क्या नहीं की जाएगी, उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। यानी कि देखिए, सबसे पहली बात तो 2 एक्सेप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक और सैनिक। यानी राज्य जो है वो शैक्षिक क्षेत्र में डॉक्टर की उपाधि दे सकता है। ठीक है, सैनिक की उपाधि दे सकता है, जैसे कर्नल हो गए, मेजर हो गए, इसकी उपाधि दे सकता है, लेकिन इनके अतिरिक्त वह और कोई उपाधि नहीं दे सकता। जैसे मान लीजिए नवाब की उपाधि हो गई, राजा की उपाधि हो गई, ये सारी चीजें जो है वो प्रदान नहीं कर सकता है। आई होप कि आपको फर्स्ट वाला समझ में आया होगा। फिर देखिए, सेकंड में है कि विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। यानी जो भारतीय नागरिक है वह विदेशी राज्य से क्या नहीं लेगा, उपाधि नहीं लेगा। किसके बिना अनुमति के, सरकार के बिना अनुमति के वह उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। फिर उसके पश्चात थर्ड वाला जो है वह यह कह रहा है कि किसी भी विदेशी नागरिक को, मान लीजिए वह भारत में क्या है, किसी पद पर आसीन है, लेकिन वह क्या है, एक विदेशी नागरिक है, तो उसको भी बिना राष्ट्रपति की सहमति के उपाधि जो है वो अपने देश में ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। क्यों, क्योंकि वह भारत के किसी पद पर क्या है, आसीन है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, चौथा क्या है कि किसी भी तरीके की उपलब्धि, पद, भेंट, कोई व्यक्ति जो कि राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर है या राज्य के ट्रस्ट में कार्यरत है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना उसको किसी भी प्रकार का उपलब्धि, भेंट या उपहार नहीं लेना है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति की कहीं ना कहीं सहमति आवश्यक है। अब देखिए क्या हो जाएगा ना, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर उद्देश्य की बात करें आर्टिकल नंबर 18 की, देखिए जितने भी आर्टिकल्स हैं सबका कोई ना कोई क्या है, उद्देश्य है। तो आर्टिकल देखिए, आर्टिकल नंबर 18 में है कि सामाजिक समानता बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है, या फिर राजशाही या विशेष वर्ग की भावना को खत्म करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी को नवाब की उपाधि प्राप्त है और वो लोग दूसरों को इसके लिए नीचा दिखाएंगे कि हम तो नवाब है, हम तो नवाब है,
तो कहीं ना कहीं विशेष वर्ग में ये आ जाएंगे। तो इसको समाप्त करने के लिए सरकार ने ऐसा किया। फिर उसके बाद हर व्यक्ति को समान नागरिक का अधिकार देने के लिए भी आर्टिकल नंबर 18 जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर इसको एग्जाम्पल से समझे तो सबसे पहले देखिए कि अगर भारत सरकार किसी व्यक्ति को राजा, नवाब या सर जैसी उपाधियां देना शुरू कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 18 का उल्लंघन होगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रिटिश कालीन जितनी भी उपाधियां थी, जैसे राय बहादुर हो गया, नवाब हो गया, सर हो गया, ये सब क्या कर दी गई थी 1950 के बाद बंद कर दी गई थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, बालाजी राघवन केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग देखिए, बालाजी राघवन केस जो है यह था 1996 का केस था, बहुत महत्वपूर्ण केस है। इसके आधार पर बेसिकली जैसे मान लीजिए जो भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार देती है, जैसे कि मान लीजिए भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, कहीं ना कहीं यह उसकी वैधता को लेकर था कि वैधता पर उसके प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। जैसे जो याचिकाकर्ता है, देखिए एक बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ बता दिया था कि जो पद्म पुरस्कार है, ठीक है, वो उपाधियां नहीं है, ये केवल क्या है, एक सम्मान है, जिसे बोलते हैं ऑनर। ठीक है, ये एक सम्मान है, न कि उपाधियां। ये ऐसे सम्मान है जो किसी व्यक्ति की समाज के प्रति विशेष सेवा या फिर योगदान को मान्यता देते हैं। ये बेसिकली वंशानुगत नहीं होते हैं। यानी जब जैसे मान लीजिए किसी को भी मिलता है भारत रत्न, तो ऐसा तो नहीं है कि वंशानुगत है, उसके बेटे को भी मिलेगा। लेकिन जो पहले के टाइम पे उपाधियां दी जाती थी, मान लीजिए उपाधि है दीवान की, ठीक है, तो ये वंशानुगत रूप से मिलता था, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या था, चला आता था, जो बेसिकली क्या करता था, समाज में कहीं ना कहीं असमानता को क्रिएट करता था। इसी केस में ये चीज बोला गया था बालाजी राघवन में कि जो अवार्ड होते हैं वो उत्कृष्टता, समाज सेवा या लोकतांत्रिक शासन इत्यादि के लिए दिए तो जाते हैं, लेकिन इनका नाम के साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी नाम से पहले आप भारत रत्न जैसे लगा देते हैं बहुत से लोग, ये चीजें नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कौन सा जो है वह किस अनुक्रम में आएगा, ये वाला क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ठीक है, कौन किसके नीचे पद पे आता है। जैसे देखिए, सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है राष्ट्रपति का, उसके पश्चात वरीयता की जो श्रेणी है उसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री, उसके पश्चात गवर्नर, फिर पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और स्पीकर, याद रखिएगा इसको, और उसके पश्चात है केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेंबर और भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति। देखिए यहाँ पर लिखा है विशिष्ट स्वतंत्रताओं के अधिकार, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 में है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें शांतिपूर्ण जो है वो सभा करने की स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता है, जैसे हम कहते हैं फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। फिर उसके बाद भारत में कहीं भी बसने का अधिकार है, यानी फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो विशिष्ट स्वतंत्रताओं के अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी होगा कि समानता का अधिकार जो है उसका क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए विचारधारा का अभाव, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक विषमता की पूर्णतः समाप्ति, ऑप्शन नंबर सी विशेषाधिकारों की समाप्ति, ऑप्शन नंबर डी सक्षमता की समाप्ति। तो याद रखिएगा विशेषाधिकारों की समाप्ति, ये जो है ये समानता के अधिकार का रियल मीनिंग है। आगे देखिए लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार सबसे पहले लिखा है कि सभी व्यक्तियों को, मतलब सभी नागरिकों को जो भारत के सिटीजन है उनको आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1A के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है वो अधिकार प्राप्त है। देखिए लिखा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इसका विस्तार किया जा सकता है। अपनी अपनी अभिव्यक्ति जो है वो लोगों की अलग होती है, चुप रहना भी इसके अंतर्गत शामिल है, अन्य व्यक्तियों की वाक को प्रकट करना भी शामिल है, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। देखिए अभिव्यक्ति या माध्यम से आप क्या समझ सकते हैं, अभिव्यक्ति इन द सेंस उसका जो माध्यम है वो मीडिया भी हो सकता है, टेली हो सकता है, फिल्म का निर्माण, ये भी अभिव्यक्ति का ही एक माध्यम है, जैसे किताब लिखना, नाटक का आयोजन करना, सूचना का अधिकार इत्यादि क्या है, व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। देखिए आर्टिकल नंबर जो 19 है, 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ठीक है,
कुछ यथावश्यक जो है वो प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे राज्य के विरुद्ध अगर कुछ भी व्यक्ति कर रहा है, कोई भी अभिव्यक्ति जो कि राज्य के विरुद्ध हो, जैसे कि जिससे कि राष्ट्र की संप्रभुता को हानि पहुंचती है, उसकी सुरक्षा को हानि पहुंचती है, या फिर विदेशी राज्यों से कोई मित्रतापूर्ण संबंधों की जो है वो मान लीजिए कि जांच होती है, तो ये सब चीजों के जब भी केस आएगा तो उस टाइम पे जो है स्वतंत्रता का अधिकार आपका रद्द हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण केसेस हैं जो एक्सेप्शन के रूप में हमारे सामने आते हैं। देखिए, समाज के विरुद्ध किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा आप टिप्पणी कर देते हैं जो लोक व्यवस्था को क्या कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है, अपराध बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को उकसाता है, या फिर सदाचार के खिलाफ होता है, या फिर नैतिकता के खिलाफ होता है, ये सभी चीजें जो है ये क्या हो जाते हैं, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 के तहत। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि जो प्रतिबंध है, इन अधिकारों पर जो प्रतिबंध है वह राज्य लगाता है, लेकिन उसकी जो जांच है वह कौन करती है, न्यायालय करती है। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करता है तो याद रखिएगा कि यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई अभद्र टिप्पणी करता है जिससे कि उसके जो बोलते हैं ना मान हानि हो जाता है, तो यह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस पर जो है वो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखिए, प्रतिबंध की तार्किकता, अगला जो टॉपिक है वो है प्रतिबंध की तार्किकता, यानी कि प्रतिबंध है जो होना चाहिए वह युक्ति युक्त होना चाहिए। ये बात जो है आर्टिकल नंबर 19(2) में बोला गया है। ठीक है, देखिए, जैसे कि संसदीय विधि के अंतर्गत ये चीजें होनी चाहिए, फिर है राज्य के द्वारा होनी चाहिए। ये बेसिकली क्या होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, यानी कि इसका परीक्षण करने के पश्चात ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह जो है उच्चतम न्यायालय करती है। याद रखिएगा, पहला क्या प्रक्रिया है, प्रतिबंध की प्रक्रिया जो है वो उचित होनी चाहिए, प्रतिबंध की मात्रा भी उचित होनी चाहिए। यानी कि उच्चतम न्यायालय यह कहती है कि प्रतिबंध की जो प्रक्रिया है, यानी जो प्रोसेस है, वह कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, उचित का मतलब आप क्या कह सकते हैं कि वह सत्य पर आधारित होना चाहिए, और वह उसकी जो मात्रा होनी चाहिए, किस लेवल पे या किस लिमिट में प्रतिबंध जो है वो होना चाहिए, यह भी क्या होना चाहिए, निर्धारित किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया है, मान लीजिए कुछ ऐसा ही बोल दिया है अपने दोस्त को, ठीक है, और दोस्त बोल दिया कि इससे मेरा मान हानि हो गया है, तो अब केवल एक दोस्त ने अपने दोस्त को कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे जो दूसरा दोस्त है वो मान हानि का मान लीजिए केस लगा देता है, तो अब केवल मान हानि के लिए तो हम उसको फांसी पर नहीं लटका सकते। लटका सकते हैं क्या, नहीं लटका सकते। ठीक है, तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किस लिमिट में जो है वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है, उस लिमिट को भी देखना क्या है, इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उस लिमिट के लिए प्रतिबंध लगा सके। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को अभद्र टिप्पणी के लिए फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है कि आप वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संकलन से क्या समझते हैं, क्या इसके पक्ष में घृणा वाक भी आता है? भारत में फिल्म अभिव्यक्ति अन्य देशों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है, चर्चा कीजिए। तो देखिए, उत्तर में लिखा है, सबसे पहले तो आंसर राइटिंग स्किल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये आप लोग देख लीजिए। हालांकि मैं बहुत बार सोच रही हूँ कि फ्रेमिंग करवा दूँ आपके, किस तरीके से आपको हिस्ट्री का आंसर राइटिंग करना है, क्योंकि आपकी हिस्ट्री की सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी होंगी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक कराया नहीं है। बाकी आगे की क्लासेस में मैं कोशिश करूंगी कि आंसर राइटिंग की क्लासेस भी लाऊं। देखिए, आंसर राइटिंग स्किल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन के विषय वस्तु को समझिए कि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो किस तरीके से है, उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, फिर उसके पश्चात आप उसका एक छोटा सा जो है वो पृष्ठभूमि बनाए, भूमिका बनाए। भूमिका के पश्चात उसका जो कहीं ना कहीं जो मेन बॉडी है, जिसमें कि आप क्या लिखेंगे, जो मेन विषय वस्तु है उसको लिखेंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको लिखना पड़ेगा, जैसे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से आप लोग सबसे पहले लिखेंगे कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, घृणा वाक्य क्या होता है, फिल्मों की स्वतंत्रता क्या है। फिर उसके पश्चात क्या पहुंचेंगे, आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें क्या सुधार जो है वो किए जा सकते हैं। इस तरीके से जो है वो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में लिखा गया है भूमिका में कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का क्या है, एक मूल आधार है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19A में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनेक प्रतिबंध भी क्या है, आरोपित है।
फिर देखिए, नागरिकों को प्राप्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अन्य विचारों की आलोचना भी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि नागरिकों को प्राप्त जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, समाज में अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं। उसकी स्वतंत्रता में अन्य विचारों की आलोचना की स्वतंत्रता भी, दूसरे के मत से असहमत होने का अधिकार भी प्राप्त है, परंतु घृणा वाक का अधिकार नहीं है। यानी कि आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि जिससे कि उसका मानहानि हो जाए, बल्कि लेकिन अपितु आप वो सारी चीजें जरूर बोल सकते हैं जिससे कि आपको लगे कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें लिखा है क्योंकि घृणा वाक से लोक व्यवस्था विघटित होगी। हाँ, समाज जो है, मान लीजिए आपने कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दी है समाज में जिससे कि समाज छिन्न भिन्न हो गया है। मान लीजिए कि सांप्रदायिकता का कोई मुद्दा है और आप उसी टाइम पे ही जाके बोल के कि ये मेरा क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, और कुछ भी ऐसे भड़काऊ भाषण देंगे जिससे कि क्या हो जाएगा, दो विभिन्न पंथों में लड़ाई हो जाएगी। तो यह क्या आ जाएगा, घृणा वाक के अंतर्गत आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि घृणा वाक जो है वो क्या होता है। देखिए, समाज में अपराध को बढ़ावा मिल सकता है इस वजह से, इसलिए अनुच्छेद 19 के खंड 2 में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्या है, उचित है। यानी कि यथोचित जो है वो प्रतिबंध जो है वो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत क्या है, लगाया जाना चाहिए। फिर देखिए, फिल्म अभिव्यक्ति का विशिष्ट माध्यम है जिसका प्रदर्शन जो है वो बंद कमरे में होता है। इसका जनमानस पर अत्यधिक गहरा प्रभाव होता है, इसलिए इसे प्रतिबंधित करने के लिए पृथक आधारों का प्रयोग किया जा सकता है। संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु विभिन्न राजनीतिक तत्वों और व्यक्तियों के द्वारा स्वतंत्रता के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जाता है, जो कि विधि के शासन के विरुद्ध और संविधान के क्या है, प्रतिकूल है। फिर उसके पश्चात देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत देखिए, अभिव्यक्ति की ही स्वतंत्रता का विस्तार है। लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता का निर्णायक महत्व है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन की मान्यता के अनुसार सरकार जो है वो अनुक्रियाशील और उत्तरदायी होनी चाहिए। इसलिए संसद जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण क्या है, बनाए रखती है, और विपक्षीय दल भी सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, यहाँ लिखा प्रेस की वाणिज्यिक हित। तो उदारीकरण के वर्तमान दौर में प्रेस का प्रयोग सूचना और समाचार देने के अलावा व्यावसायिक हितों के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में अनेक औद्योगिक घरानों के द्वारा प्रेस का जो संचालन है वह किया जा रहा है, और राजनीतिक दलों के अपने प्रेस स्थापित किए गए हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ रिपोर्टर्स जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और कुछ रिपोर्टर्स जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे रिपोर्टर्स भी होंगे जो कि किसी और जो है वो पार्टी को सपोर्ट करते होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि सारे जो है वो राजनीतिक दलों के अपने अपने प्रेस जो है वो स्थापित किए गए हैं। आगे देखिए, मीडिया ट्रायल की बढ़ती प्रवृत्ति। तो भारत में विधि का शासन है, आप लोगों को पता होगा भारत में कानून का शासन है, और किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार केवल न्यायालय को है, और न्यायालय प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष मानकर विचार करता है, और न्यायालय का जो निर्णय है वो जन भावनाओं पर अथवा बहुमत की जो इच्छा है, ठीक है, बहुमत की इच्छा से संचालित नहीं होगा, अपितु विधि के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है। लिखा है, परंतु 24/7 वर्तमान मीडिया के युग में और विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा व्यक्तियों को पहले ही दोषी सिद्ध कर दिया जाता है, जिससे कि भीड़ की शासन की जो प्रवृत्ति है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर देखिए, निष्कर्ष में क्या होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मतभेद एवं भिन्नता होना आवश्यक है, इसलिए मीडिया को भी अलग अलग विचारधाराओं को अपनाने की छूट है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार के विरोध में करने वाली एक मीडिया जो है उसको कहीं ना कहीं दमित करना एक तरह से निंदनीय है, परंतु मीडिया को भी अपनी विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि लोग क्या कर सके, उस पर विश्वास कर सके, उसकी निष्पक्षता पर विश्वास कर सके कि मीडिया जो है वो भेदभाव नहीं करेगी, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि जो सच्चाई है, जो पारदर्शिता है, उसको बनाए रखेगी। यह उम्मीद हम किससे कर सकते हैं, मीडिया से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मीडिया को चाहिए कि वह अपनी विश्वसनीयता बनाए रखे।
देखिए, आप लोगों को पता होगा कि अभिव्यक्ति क्या होती है और तार्किक प्रतिबंध किस पर लगाया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है जो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राजद्रोह। तो देखिए, जो सेडिशन होता है वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बोला गया है कि जो हिंसा है वह राजद्रोह है। एकता अखंडता की जो विषय है वह राजद्रोह के अंतर्गत आएगा। तिरंगा जो कोई जला दे रहा है तो राजद्रोह के अंतर्गत आएगा। एक होता है सरकार राजद्रोह। तो याद रखिए, सरकार के द्वारा जो राजद्रोह है वह है, मान लीजिए, सरकार की आलोचना करना, उसका विरोध करना, जैसे कि सरकार ने कोई निर्णय लिया है उसका विरोध करना, या फिर उसका कोई भी विपक्षी जो उसकी आलोचना करता है वह भी। और जो प्रतिबंध है वह किस पर लगाया जाना चाहिए? तार्किक प्रतिबंध। तो याद रखिए, तार्किक प्रतिबंध उस हर विषय वस्तु पर लगाया जाना चाहिए, उस हर मतलब मुद्दे पर लगाया जाना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता को प्रभावित करने वाला विषय है। देखिए, विपक्ष में क्या लिखा है कि भारतीय दंड संहिता में भारत के विरुद्ध युद्ध को वॉर अगेंस्ट इंडिया को दंडनीय अपराध कहा गया है। याद रखिएगा, भारतीय दंड संहिता में किसे बोला गया है? भारत के विरुद्ध युद्ध, जिसे बोलते हैं वॉर अगेंस्ट इंडिया, इसको क्या बोला गया है? अपराध माना गया है। इसलिए राजद्रोह जैसे पृथक विधियों के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में राजद्रोह जैसा कोई भी प्रावधान नहीं है। राजद्रोह के नाम पर सत्ताधारी दल को विपक्षीय दल के विरोध को दमित करने का अवसर जो है वो प्राप्त हो जाता है और इसका इसका अत्यधिक राजनीतिक दुरुपयोग भी किया जाता है। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि किसी दूसरे दल जो कि अभी वर्तमान में क्या है, सत्ता में नहीं है, उसका जो विपक्ष पार्टी है वो अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा कर देता है तो उसको जो है सत्ता में जो पार्टी रहती है वह क्या बोल देती है कि यह तो राजद्रोह के अंतर्गत आता है। तो ऐसा करके कहीं ना कहीं अत्यधिक राजनीतिक दुरुपयोग जो है वह राजद्रोह के नाम पर वर्तमान में किया जाता है। और अगर इसके पक्ष में तर्क दें तो हम समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य के भाग का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता बनाए रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा भी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लिखा है कि संविधान में मूल अधिकारों के भाग में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, अपितु राष्ट्र की सुरक्षा के आधार पर इस पर तार्किक प्रतिबंध जो है वो आरोपित किए गए हैं। फिर उसके बाद है, वर्तमान फेसबुक, व्हाट्सएप और संचार के दौर में इन राष्ट्र विरोधी विचारों को त्वरित रूप से एक भाग में दूसरे भाग तक प्रसारित किया जा सकता है, जो कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या है, एक वैचारिक खतरा हो सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार मणिपुर में जो दंगे भड़क गए थे उस टाइम पे क्या था, वहां पे कहीं ना कहीं व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सारी चीजों को जो कहीं ना कहीं अपने आप को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है उसे बंद करवा दिया गया था। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उस टाइम पे अगर नहीं बंद करवाया जाता जो डेटा है, जो इंटरनेट है, तो इससे क्या हो जाता, कहीं ना कहीं और दंगा भड़क जाता। फिर देखिए, निष्कर्ष में क्या है कि एक लोकतांत्रिक शासन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, परंतु राष्ट्र की एकता, अखंडता का भी क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। फिर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मानहानि। मानहानि के प्रभाव में विपक्ष में तर्क क्या क्या हो सकते हैं, ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है पहले में कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकारों का भी मूल है, जिसका प्रयोग प्रेस के द्वारा भी किया जाता है, और अगर प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए एक ऑक्सीजन का काम करती है और मानहानि के भय के कारण प्रेस की स्वतंत्रता हतोत्साहित होती है। देखिए, यानी कि जो प्रेस है वो कोई भी ऐसी बातें अगर कहता है जिससे कि मान लीजिए वो बातें तो सही कह रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति विशेष अगर उसको स्वयं पर ले ले कि यह जो है वो उसके मान हानि के लिए जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं इससे प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह हतोत्साहित होती है। प्रेस की स्वतंत्रता पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। यह इसका विपक्ष है, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय दंड संहिता के अनुसार मानहानि एक दंडनीय अपराध है, जिसके सिद्ध होने पर व्यक्ति को कारावास भी हो सकता है। आगे देखिए, लिखा है मानहानि के इस प्रावधान के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बजाय व्यक्ति जो है वो दंड के भय से आशंकित होता है।
देखिए आगे क्या लिखा है, न्यायालय का तर्क कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार में प्रतिष्ठा का भी अधिकार जो है वो शामिल है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर हमला करने की छूट जो है वो नहीं दी जाएगी। याद रखिएगा, न्यायालय का क्या तर्क है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार में प्रतिष्ठा का जो अधिकार है वह भी शामिल है, यानी सम्मान का अधिकार, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर हमला करने की जो छूट है वह नहीं दी जाएगी, यानी वह ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता जिससे किसी व्यक्ति का जो है वो मानहानि हो। आगे देखिए लिखा है, मानहानि जो है वो दंडिक रूप से अपराध बना रहेगा क्योंकि केवल आर्थिक दंड के प्रावधान से शक्तिशाली व्यक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा के विरुद्ध बोलने की आजादी मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है ना दंडिक अपराध, यानी कि अगर आर्थिक रूप से दंड दिया जाए, यानी कि मान लीजिए 10 लाख रुपए अगर जुर्माना लिया जाए तो अमीर लोगों के लिए 10 लाख रुपए क्या है, वो आराम से देकर और फिर वापस से बोलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, दंडिक अपराध है, यानी इसके लिए दिया जाएगा दंड, और वह दंड का जो स्वरूप है वो कारावास के रूप में भी हो सकता है। उसके पश्चात देखिए लिखा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो निरपेक्ष नहीं है, अतः इस पर अनेक प्रतिबंध लागू होते हैं और स्वतंत्रता जो है वो सभी के लिए उपलब्ध हो सके, इसके लिए सीमांकन क्या है, आवश्यक है। निष्कर्ष में देखिए क्या लिखा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को इसलिए प्रदान की गई है ताकि वे अपने व्यक्तित्व का विकास करने और रचनात्मक एवं सृजनात्मक निर्माण करे, न कि निजी स्वार्थ एवं सस्ती लोकप्रियता के लिए अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और सामाजिक व्यवस्था पर आक्रमण करे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर कुछ आर्टिकल 19 का विस्तार किया गया है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर लिखा है 19 क्लॉज 1A। तो इसमें लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल नंबर 19 1B में क्या है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, लेकिन हथियारों के बिना, यानी अहिंसात्मक रूप से। फिर आर्टिकल नंबर 19 1C में क्या लिखा है, यूनियन एवं संघ बनाने का जो अधिकार है वह प्राप्त है। देखिए सबसे पहली बात, इसको एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे देखिए अभिव्यक्ति के अधिकार में आप कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, छाप सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नागरिक सरकार की नीति की आलोचना कर रहा है, लेकिन यह जो है वो देशद्रोह के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वह कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अपनी एक आलोचनात्मक दृष्टि सरकार के कार्यों पर रख रहा है। यह हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1A के तहत। अब 19 1B का देखते हैं कि शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, जिसे हम बोलेंगे राइट टू असेंबल पीसफुली। जैसे देख लीजिए लोग बिना हथियारों के शांतिपूर्ण रूप से एकत्र हो सकते हैं और अपने जो है वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं ना कहीं मजदूर यूनियन का कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, हड़ताल हो रहा है, या मजदूर यूनियन का कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, देशद्रोह के अंतर्गत नहीं आएगा, यह आपके अधिकार में शामिल है। फिर उसके पश्चात देखिए आर्टिकल नंबर 19A(C) के तहत यूनियन एवं संघ बनाने का अधिकार। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत से शैक्षिक संघ बने होते हैं, बहुत से राजनीतिक पार्टी के संघ बने होते हैं, ट्रेड यूनियन के संघ बने होते हैं। फिर उसके बाद है आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1D के अनुसार भारत में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। नागरिक भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिल्ली का व्यक्ति तमिलनाडु में यात्रा कर सकता है बिना किसी रोक टोक के, और तमिलनाडु का जो व्यक्ति है वह भी दिल्ली की यात्रा कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। यानी कि समूचे भारतीय क्षेत्र में मुक्त आवागमन का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1D के अनुसार हम लोगों को प्राप्त है। इनके द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों का जो प्रयोग है वो किया जाता है, अतः समय समय पर धरना का प्रदर्शन होता है और राजनीतिक विरोध का आयोजन भी होता है, परंतु यह जो है आयोजित करने का अधिकार नहीं है। किस वे में बताइए, हिंसा के रूप में। और हड़ताल का अधिकार भी मूल अधिकार नहीं है, याद रखिएगा, यह जो है यह मूल अधिकार नहीं है, हड़ताल का अधिकार। जैसे देखिए उच्चतम न्यायालय ने यह चीज कहा है कि बंद आयोजित करने में अन्य व्यक्तियों को आवागमन के अधिकार की अवहेलना होती है, आजीविका का अधिकार भी प्रभावित होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी खतरा उत्पन्न हो जाता है।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हड़ताल करते टाइम बहुत से लोग क्या कर देते हैं, बंदी कर देते हैं, है ना? वही यहाँ पर बंद लिखा है कि अगर वो लोग बंदी कर देंगे और हिंसा का प्रयोग करेंगे, तो इससे अन्य व्यक्तियों के आवागमन का जो अधिकार है, उसकी क्या होगी? अवहेलना होगी। अब देखिए आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 जी के अनुसार व्यवसाय एवं व्यापार या पेशा करने की जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त है। लिखा है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस। कोई भी नागरिक जो है वो कानूनी तरीके से कोई भी व्यवसाय और व्यापार या नौकरी कर सकता है। उदाहरण के लिए एक इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है, दुकान खोल सकता है और कंपनी भी चला सकता है। याद रखिएगा। जैसे यहाँ लिखा है ना, निवास करने बस जाने का अधिकार समूचे गुजरात में, यानी कि गुजरात में का मतलब मान लीजिए कि किसी को नौकरी करने या व्यापार करने के लिए गुजरात जाना है तो वह क्या कर सकता है? जा सकता है, वहां बस सकता है, उसके लिए उसे कोई रोकेगा नहीं क्योंकि उसको व्यापार करने की स्वतंत्रता है। फिर देखिए 19(1)(f) में क्या लिखा है कि संपत्ति अर्जित करने और विक्रय करने का अधिकार, लेकिन इसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। देखिए जो 19(1)(g) है उसके तहत किसी भी व्यक्ति को व्यापार, वाणिज्य, ऑक्यूपेशन जिसमें कि आजीविका वृत्ति और किसी भी तरीके का जो व्यवसाय है वह करने की स्वतंत्रता है। याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने जो है वो 19(1)(g) कहीं बता दिया था कंफ्यूज होकर, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ठीक है। जो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 ई है उसमें बेसिकली ये बोला गया है कि जो भारत के नागरिक है उनको भारत के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार है। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चाहे कि वह गुजरात में क्या है, निवास करना चाहता है तो वह क्या कर सकता है? निवास कर सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे, मानिए बिहार में रहता है लेकिन अगर वो चाहता है कि उसे मुंबई में शिफ्ट होना है, रहना है, तो वह उसमें रह सकता है, घर भी खरीद सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आर्टिकल नंबर 19 में बहुत सारे अधिकार जो है वो दिए गए हैं, इसीलिए इसे अधिकारों का केंद्रीय भाग कहा जाता है। परंतु अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 से लेके 6 के बीच में इन पर अनेक प्रतिबंध जो है वो आरोपित किए गए हैं और राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई व्यापार करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि युक्त प्रतिबंध जो है वो आरोपित भी किए गए हैं। फिर उसके पश्चात देखिए लिखा है व्यवसाय अथवा आजीविका के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का भी प्रावधान किया जा सकता है युक्त प्रतिबंध के जरिए। आगे देखिए उच्चतम न्यायालय के अनुसार शराब की व्यवसाय जो है वो मूल अधिकार नहीं है, इसलिए इसके व्यापार को प्रतिबंधित किया जा सकता है जिसका समाज पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव होता है। फिर देखिए नागरिकों के व्यवसाय और वाणिज्यिक समुदायों के व्यवसायों का अधिकार। फिर उसके पश्चात देखिए अनुच्छेद 19(1)(g) में नागरिकों को व्यवसाय के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अंतर्गत वे शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी को अपने व्यवसाय के रूप में क्या करना है, स्कूल खोलना है या फिर कॉलेज भी खोलना है, ठीक है, तो वो लोग अपना प्राइवेट स्कूल या कॉलेज क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। फिर देखिए जबकि आर्टिकल नंबर 301 में वाणिज्यिक समूहों को व्यापार का अधिकार भी दिया गया है, इसलिए अनुच्छेद 301 संविधान का एकमात्र प्रावधान है जिसकी रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया जा सकता है, यद्यपि यह मूल अधिकार का भाग नहीं है। देखिए अब आगे दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 20 कि दंडित व्यक्तियों के मूल अधिकार। क्या दिया हुआ है? दंडित व्यक्तियों के मूल अधिकार। तो इसके अंतर्गत भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं जो कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।